कल्पना कीजिए कि आप जापान के एक छोटे से गांव में हैं। सुबह का वक्त है, हल्की हल्की धुंध छाई हुई है और एक पुराने लकड़ी के घर से चाय की धीमी खुशबू आ रही है। आप उस घर के बरामदे में बैठते हैं, जहां फर्श की लकड़ी पर वक्त के निशान हैं, कहीं थोड़ा सा रंग उखड़ गया है, और सामने बगीचे में एक ऐसा पत्थर का बर्तन रखा है जिस पर थोड़ी सी काई जमी हुई है। इस पूरे नजारे को देखकर आपके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता है। कोई तड़क भड़क नहीं, कोई चमक दमक नहीं, फिर भी सब कुछ कितना मुकम्मल और कितना शांत लगता है। यही जो एहसास आपके दिल को छू रहा है, इसे ही जापानी संस्कृति में वाबी साबी कहा जाता है। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह जिंदगी को देखने का, उसे महसूस करने का और सबसे बढ़कर इस भागदौड़ भरी दुनिया में खुद को स्वीकार करने का एक बहुत ही गहरा जरिया है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई परफेक्ट होने के पीछे भाग रहा है। हमें सिखाया जाता है कि हमारा चेहरा बेदाग होना चाहिए, हमारे पास सबसे महंगी और चमचमाती कार होनी चाहिए, हमारा घर किसी मैगजीन के कवर जैसा दिखना चाहिए, और हमारी जिंदगी में कभी कोई दुख या असफलता नहीं आनी चाहिए। लेकिन क्या सच में ऐसा मुमकिन है? इस परफेक्शन की अंधी दौड़ ने हमें अंदर से कितना थका दिया है, कितना अकेला कर दिया है, ये हम सब जानते हैं। इसी मोड़ पर वाबी साबी हमारा हाथ थामता है और बड़े प्यार से हमारे कान में कहता है कि ठहरो, इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, और कुछ भी अधूरा नहीं है। जो जैसा है, अपने टूटे हुए हिस्सों के साथ, अपनी कमियों के साथ, वही सबसे खूबसूरत है। इस दर्शन की जड़ें सदियों पुरानी जापानी परंपराओं और ज़ेन बौद्ध धर्म से जुड़ी है। इसे समझने के लिए हमें इतिहास के एक बेहद खूबसूरत किस्से में चलना होगा, जो चाय के एक महान उस्ताद सेन-नो रिक्यू की कहानी है। रिक्यू को जापान में चाय की रस्म यानी टी सेरेमनी को एक नया रूप देने के लिए जाना जाता है। एक बार की बात है, रिक्यू अपने गुरु के पास इस विधा को सीखने गए। गुरु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें बगीचे की सफाई करने का काम सौंपा। बगीचे में चारों तरफ सूखे पत्ते और टहनियां बिखरी पड़ी थी। रिक्यू ने पूरे दिल से काम किया। उन्होंने जमीन को झाड़ा, पत्थरों को साफ किया, काई को सलीके से संवारा और पूरे बगीचे को इतना साफ कर दिया कि वहां एक तिनका भी नजर नहीं आ रहा था। पूरा बगीचा एकदम परफेक्ट दिख रहा था। लेकिन रिक्यू को लगा कि इसमें अभी भी कुछ कमी है, कुछ ऐसा जो दिल को नहीं छू रहा। वो थोड़ी देर रुके। उन्होंने मुस्कुराते हुए बगीचे के बीच में खड़े एक चेरी ब्लॉसम के पेड़ को धीरे से हिला दिया। पेड़ को हिलाते ही कुछ सूखे और कुछ खूबसूरत रंग बिरंगे पत्ते हवा में लहराते हुए जमीन पर आ गिरे। वो पत्ते पत्थरों पर और साफ की गई जमीन पर बेतरतीब ढंग से बिखर गए। जब गुरु बाहर आए और उन्होंने ये नजारा देखा, तो उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि की मुस्कान आ गई। उन्होंने रिक्यू की पीठ थपथपाई और कहा कि तुमने वाबी साबी के असली सार को समझ लिया है। वो एकदम साफ और परफेक्ट बगीचा इंसानी दिमाग की जिद को दिखा रहा था, लेकिन उन गिरे हुए पत्तों ने उसमें प्रकृति की जीवंतता और उसकी असलियत को भर दिया। प्रकृति कभी भी स्केल और रूलर लेकर चीजें नहीं बनाती। वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, बदलती रहती है, और उसकी इसी ढीली ढाली फितरत में एक जादुई सुकून होता है। जब हम इस बात को गहराई से अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारे भीतर का एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। हम अक्सर अपनी कमियों से नफरत करने लगते हैं। जब हमारा दिल टूटता है, जब हमें कोई असफलता मिलती है, या जब बढ़ती उम्र के साथ हमारे चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं, तो हम उदास हो जाते हैं। लेकिन वाबी साबी कहता है कि ये झुर्रियां, ये निशान इस बात का सबूत हैं कि आप जिए हैं, आपने संघर्ष किया है और आपने जिंदगी का सामना किया है। जापान में इसी सोच से निकली एक और अद्भुत कला है, जिसे किंतसुगी कहा जाता है। मान लीजिए कि मिट्टी या चीनी मिट्टी का एक बहुत ही कीमती कप आपके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आमतौर पर हम क्या करते हैं? हम उसे बेकार समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन जापान के कारीगर ऐसा नहीं करते। वो उन टूटे हुए टुकड़ों को समेटते हैं
और उन्हें वापस जोड़ने के लिए एक खास तरह के गोंद का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें असली सोने या चांदी का पाउडर मिला होता है। जब वो कप दोबारा जुड़कर तैयार होता है, तो उसकी दरारों में सोने की चमकीली रेखाएं साफ दिखाई देती हैं। वो कप अपनी पुरानी हालत से भी ज्यादा कीमती, ज्यादा मजबूत और देखने में कहीं ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है। वो दरारें अब छिपानी नहीं पड़ती, बल्कि वो उस कप की कहानी बयां करती है कि कैसे वो एक बार टूटा था, लेकिन फिर से उठ खड़ा हुआ। किंतसुगी हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी के जो टूटे हुए हिस्से हैं, जो हमारे जख्म हैं, उन्हें छिपाने की जरूरत नहीं है। जब हम अपने दुखों को स्वीकार करते हैं, उनसे सीखते हैं, तो हमारे वही जख्म सोने की तरह चमकने लगते हैं और हमें एक बेहद खूबसूरत और मजबूत इंसान बना देते हैं। जरा सोचिए, हम कितनी बार अपने आप से कहते हैं कि जब मुझे वो नौकरी मिल जाएगी, तब मैं खुश होऊंगा। जब मेरा अपना एक बड़ा घर होगा, तब मैं चैन की सांस लूंगा। या जब लोग मेरी तारीफ करेंगे, तब मैं खुद को सफल मानूंगा। हम हमेशा अपनी खुशी को भविष्य के किसी बिंदु पर टाल देते हैं। हम आज में जीना ही भूल गए हैं। वाबी साबी हमें अप्रिपूर्णता में संतोष ढूंढना सिखाता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दें या आलसी हो जाएं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप जो भी कर रहे हैं, उसे पूरे दिल से करें, लेकिन उसके परिणाम को लेकर खुद पर इतना दबाव ना बनाएं कि आप इस पल की खूबसूरती को ही भूल जाएं। यह दर्शन हमें सिखाता है कि जो चीजें हमारे पास इस वक्त मौजूद है, चाहे वो कितनी भी कम क्यों न हो, उनमें एक संपूर्णता देखना सीखें। प्रकृति को गौर से देखिए। कोई भी पेड़ सीधा और बिल्कुल गोल नहीं होता। कोई पहाड़ एकदम सपाट नहीं होता। नदियां हमेशा लहरदार और टेढ़ी मेढ़ी बहती हैं। फिर भी जब हम किसी जंगल में जाते हैं या पहाड़ों को देखते हैं, तो क्या हम ये कहते हैं कि ये पेड़ थोड़ा टेढ़ा है इसलिए ये अच्छा नहीं है? नहीं, हम उसकी उसी बनावट की तारीफ करते हैं। तो फिर हम इंसानों के साथ इतने सख्त क्यों हो जाते हैं? हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को एक तय साँचे में ढालने की कोशिश क्यों करते हैं? वाबी साबी हमें सिखाता है कि हम भी इसी प्रकृति का हिस्सा हैं। हमारी जिंदगी के मौसम भी बदलेंगे। कभी पतझड़ आएगा तो कभी बहार आएगी। कभी खुशियों की धूप खिलेगी तो कभी गम के बादल छाएंगे। इन सभी मौसमों को स्वीकार करना और ये मानकर चलना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, वाबी साबी का सबसे बड़ा मंत्र है। जब हम अपने घरों को देखते हैं, तो वहां भी ये दर्शन हमें एक नया नजरिया देता है। आजकल मिनिमलिज्म यानी कम चीजों के साथ जीने की बड़ी चर्चा होती है। वाबी साबी भी सादगी की बात करता है, लेकिन एक बहुत ही आत्मीय तरीके से। यह हमसे यह नहीं कहता कि आप सब कुछ फेंक कर एक खाली कमरे में रहने लगे। यह कहता है कि अपने घर में सिर्फ उन्हीं चीजों को रखें जिनका कोई मतलब हो, जिनका कोई इतिहास हो, या जो आपको सच्ची खुशी देती हो। एक पुरानी लकड़ी की मेज जिस पर बैठकर आपके दादाजी ने कभी खत लिखे थे, भले ही उस पर थोड़े दाग हों या उसकी पॉलिश उतर गई हो, वो किसी भी शोरूम की नई कांच की मेज से कहीं ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि उसमें यादों की गर्माहट है, उसमें वक्त की कहानी दर्ज है। चाय की उस धीमी महक और बगीचे के उन गिरे हुए पत्तों की शांति को अपने भीतर समेटते हुए आइए इस सफर में थोड़ा और आगे चलते हैं। जब हम वाबी साबी के इस नजरिए को गहराई से समझने लगते हैं, तो हमारे भीतर चीजों को देखने का नजरिया पूरी तरह बदलने लगता है। हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो स्थायी है, जो हमेशा वैसी ही बनी रहे जैसी वो आज है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस पूरी कायनात में ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं जो हमेशा एक जैसी रहे। बदलाव ही इस सृष्टि का एकमात्र नियम है। जापानी संस्कृति में इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मुजो कहते हैं। मुजो का सीधा सा मतलब है नश्वरता, यानी हर चीज का समय के साथ बदल जाना और एक दिन खत्म हो जाना। जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे भीतर का सारा अहंकार, सारा डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। इसे समझने के लिए जापान के एक और पुराने लोक किस्से की तरफ चलते हैं।
ये कहानी है एक बहुत ही अभिमानी और शक्तिशाली राजा की। उस राजा के पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, सबसे बड़ा महल था और एक ऐसी सेना थी जिससे पूरी दुनिया कांपती थी। लेकिन उस राजा को एक ही बात का डर हमेशा सताता रहता था। वो था उसका भविष्य और उसकी खुशियों का खो जाना। वो हमेशा परेशान रहता था कि आज जो सत्ता और वैभव उसके पास है, कल अगर वो नहीं रहा तो उसका क्या होगा। अपनी इसी बेचैनी को दूर करने के लिए उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान फकीर को अपने दरबार में बुलवाया। राजा ने उस फकीर के सामने एक कीमती हीरा रखा और कहा कि मुझे एक ऐसा मंत्र दो जो मेरी सबसे बड़ी खुशियों में मुझे जमीन पर रखे और मेरे सबसे गहरे दुखों में मुझे हिम्मत दे। एक ऐसा मंत्र जो हर परिस्थिति में सच साबित हो। उस फकीर ने मुस्कुराते हुए राजा की कीमती सोने की अंगूठी ली और उसके भीतर एक बहुत ही छोटा सा कागज मोड़कर छुपा दिया। फकीर ने कहा कि राजन, इस अंगूठी के भीतर जो लिखा है उसे अभी मत पढ़ना। इसे सिर्फ तब खोलना जब तुम्हें लगे कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, या फिर तब जब तुम अपनी कामयाबी के सबसे ऊंचे शिखर पर हो और तुम्हारा दिमाग 7वें आसमान पर हो। साल बीतते गए और एक दिन पड़ोसी राज्य ने उस राजा पर अचानक हमला कर दिया। राजा की सेना हार गई, उसका महल छिन गया और उसे अपनी जान बचाकर जंगलों और पहाड़ों की तरफ भागना पड़ा। वो एक अंधेरी गुफा में छुपा हुआ था। बाहर दुश्मनों के घोड़ों की टापों की आवाजें गूंज रही थी। राजा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसका अंत बेहद करीब है। तभी उसे उस फकीर की याद आई। उसने अपनी उंगली से वो अंगूठी निकाली और उसके भीतर छिपा वो छोटा सा कागज खोला। उस कागज पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जैसे ही राजा ने उन शब्दों को पढ़ा, उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई। घोड़ों की टापों का वो डरावना शोर उसे अब उतना विचलित नहीं कर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा कि हाँ, अगर मेरा इतना बड़ा साम्राज्य चला गया, वो वक्त बीत गया, तो ये मुश्किल वक्त भी हमेशा नहीं रहेगा, ये भी गुजर जाएगा। और सचमुच कुछ महीनों बाद राजा ने दोबारा अपनी सेना इकट्ठी की, अपने राज्य को वापस जीता और एक बार फिर वो अपने महल के सिंहासन पर बैठ गया। इस बार जब वो पूरे ठाट बाट के साथ अपनी जीत का जश्न मना रहा था, चारों तरफ उसकी जय जयकार हो रही थी, तो उसके भीतर थोड़ा सा घमंड आने लगा। तभी अचानक उसकी नजर अपनी उंगली की उस अंगूठी पर पड़ी। उसने दोबारा उस कागज को निकाला और फिर से पढ़ा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जीत के उस शोरशराबे के बीच राजा का सारा अहंकार शांत हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि न तो जीत स्थायी है और न ही हार, न सुख हमेशा रहेगा और न ही दुख। यही बात वाबी साबी हमें समझाना चाहता है। जब हम किसी खूबसूरत फूल को देखते हैं, जैसे चेरी ब्लॉसम का फूल, तो वो हमें इतना सुंदर क्यों लगता है? वो इसलिए सुंदर नहीं लगता कि वो हमेशा खिला रहेगा, बल्कि वो सुंदर इसलिए लगता है क्योंकि हमें पता है कि वो सिर्फ कुछ दिनों के मेहमान हैं। कुछ दिनों बाद वो हवा के साथ बहकर जमीन पर बिखर जाएंगे। उनकी यही नश्वरता, उनका यही कम समय के लिए होना ही उनकी खूबसूरती को 1000 गुना बढ़ा देता है। अगर वो फूल प्लास्टिक का होता, जो सालों साल वैसा ही चमकीला बना रहता, तो शायद शुरुआती कुछ मिनटों के बाद हम उसकी तरफ मुड़कर देखते भी नहीं। क्योंकि जो चीज हमेशा रहती है, हम उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। इंसानी रिश्ते भी तो ऐसे ही हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, हमारे जीवन साथी हमेशा हमारे साथ रहेंगे, तो हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। हम उनके साथ बैठकर 2 पल सुकून के बिताने की बजाय अपने फोन की स्क्रीन में खोए रहते हैं। लेकिन जिस दिन हमें ये एहसास होता है कि वक्त तेजी से रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है और एक दिन ये सब कुछ छूट जाना है, उस दिन हम उस एक एक पल को, उस बातचीत को, उस फीकी सी चाय को भी पूरे होश और पूरी मोहब्बत के साथ जीने लगते हैं। वाबी साबी हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में धीमे होने का क्या महत्व है। आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है हर काम को जल्दी में करना। हमें जल्दी से कामयाब होना है, जल्दी से अमीर बनना है,
जल्दी से खाना खाना है और जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इस जल्दबाजी में हम उस रास्ते का मजा ही छोड़ देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी खूबसूरत पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे हैं, जहां चारों तरफ घने पेड़ हैं, बादलों के टुकड़े पहाड़ों को छू रहे हैं, लेकिन आप अपनी कार को 180 की रफ्तार से दौड़ा रहे हैं क्योंकि आपको बस वहां पहुंचना है। क्या आप उस सफर का आनंद ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं। वाबी साबी कहता है कि अपनी रफ्तार को थोड़ा धीमा करो। जब आप धीमे होते हैं तब आपको वो छोटी छोटी चीजें दिखाई देने लगती हैं जिन्हें आप अब तक अनदेखा करते आ रहे थे। आपको पत्तों पर जमी ओस की बूंदें दिखने लगती है, आपको चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देने लगती है और आपको अपने भीतर चल रही विचारों की उथल पुथल साफ नजर आने लगती है। जापान की चाय की रस्म, जिसे चानोयू कहा जाता है, इस धीमेपन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वहां चाय बनाना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, वो एक तरह का ध्यान है। चाय के बर्तन को चुनना, पानी को धीरे धीरे गर्म करना, चाय की पत्तियों को मिलाना और फिर उसे एक बेहद सादे, बिना पॉलिश किए मिट्टी के प्याले में परोसना, इस पूरे काम में कई घंटे लग जाते हैं। उस कमरे में कोई सजावट नहीं होती, कोई शोर नहीं होता। मेहमान और मेजबान दोनों बस उस प्याले की गर्माहट को अपने हाथों में महसूस करते हैं और चाय की एक एक घूंट को पूरी तरह से जी लेते हैं। वहां बैठकर कोई भविष्य की बातें नहीं करता, कोई पुरानी शिकायतों को नहीं दोहराता। वहां सिर्फ ये पल होता है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस चानोयू को कैसे ला सकते हैं? बहुत आसान है। सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले अपने फोन को छूने की बजाय सिर्फ 5 मिनट के लिए खिड़की के पास बैठिए। अपनी चाय या कॉफी के कप को दोनों हाथों से पकड़िए, उसकी गर्माहट को अपनी हथेलियों में महसूस कीजिए, उससे उठते हुए धुएं को हवा में विलीन होते हुए देखिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दिन की शुरुआत किसी अंधी दौड़ से नहीं, बल्कि एक गहरे ठहराव के साथ करते हैं। यही ठहराव आपके पूरे दिन की मानसिक शांति की बुनियाद बनता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती। हम एक बहुत बड़ी योजना बनाते हैं, लेकिन प्रकृति की अपनी एक अलग योजना होती है। ऐसे में हम परेशान हो जाते हैं, खुद को कोसने लगते हैं। वाबी साबी हमें सिखाता है कि लचीला कैसे बना जाए। एक बहुत पुरानी चीनी कहावत है कि जब कोई बड़ा तूफान आता है तो जो पेड़ बहुत सख्त होते हैं, जो अकड़कर खड़े रहते हैं, वो बीच से टूट जाते हैं, लेकिन जो घास के तिनके या बांस के पेड़ होते हैं वो हवा के रुख के साथ झुक जाते हैं और जैसे ही तूफान गुजरता है वो फिर से सीधे खड़े हो जाते हैं। वाबी साबी जीवन के तूफानों के सामने हमें उसी बांस की तरह झुकना सिखाता है। झुकने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है हालात को स्वीकार करना और उनके साथ तालमेल बिठाना। जब आप जिंदगी से लड़ना बंद कर देते हैं और उसके प्रवाह के साथ बहना शुरू करते हैं तो आपकी आधी से ज्यादा मानसिक थकावट अपने आप खत्म हो जाती है। उस बहती हुई नदी की तरह जो पहाड़ों के पत्थरों से टकराकर भी अपनी राह नहीं बदलती, बल्कि अपनी धुन में आगे बढ़ती रहती है। आइए हम भी इस कहानी के प्रवाह में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। वाबी साबी का एक और बहुत ही सुंदर और गहरा पहलू है, जिसे समझने के लिए हमें अपनी उन इच्छाओं को देखना होगा जो हमें कभी शांत नहीं बैठने देती। हम सब एक ऐसे जाल में फंसे हैं जहां हमें लगता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो हमेशा कम है। थोड़ा और पैसा आ जाए, थोड़ा और बड़ा घर मिल जाए, थोड़े और लोग हमारे मुरीद हो जाए। इस थोड़ा और की चाहत ने हमारे भीतर एक ऐसा खालीपन पैदा कर दिया है जिसे हम चाहे जितनी चीजों से भर ले वो कभी भरता ही नहीं। इस बात को गहराई से समझने के लिए चलिए जापान के एक प्राचीन और शांत बौद्ध मठ की तरफ चलते हैं, जहां एक बूढ़ा भिक्षु अपने युवा शिष्य के साथ रहता था। वो शिष्य बहुत ही प्रतिभावान था, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी। वो हमेशा सोचता था कि ज्ञान का कोई ऐसा गुप्त हिस्सा, कोई ऐसी बड़ी किताब या कोई ऐसा चमत्कारी सूत्र अभी भी बचा हुआ है जिसे वो हासिल नहीं कर पाया है। वो हर वक्त इसी उधेड़बुन में रहता था कि उसे कुछ और पाना है। एक शाम
जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था और आसमान में सिंदूरी रंग बिखर गया था, गुरु ने उस शिष्य को अपने पास बुलाया। गुरु के हाथ में मिट्टी का एक बेहद पुराना और सादा सा कटोरा था। उन्होंने उस कटोरे में पास के झरने का साफ पानी भरा और शिष्य से कहा कि इस कटोरे को देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है। शिष्य ने करीब जाकर देखा और कहा कि गुरुजी, इसमें पानी है और पानी की सतह पर इस खूबसूरत आसमान का और डूबते हुए सूरज का अक्स दिखाई दे रहा है। गुरु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अब इस कटोरे को पूरी तरह से पानी से ऊपर तक भर दो। शिष्य ने पानी और डाला, यहां तक कि पानी कटोरे के किनारों तक आ गया और जरा सा हिलते ही बाहर गिरने लगा। गुरु ने फिर पूछा कि क्या अब तुम इसमें आसमान का अक्स देख पा रहे हो? शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुजी, पानी किनारों से बह रहा है और सतह इतनी हिल रही है कि सब कुछ धुंधला हो गया है। तब गुरु ने बेहद शांत आवाज में कहा कि हमारी जिंदगी भी इसी कटोरे की तरह है। जब तुम इसे अपनी अंतहीन इच्छाओं, उम्मीदों और कुछ और पा लेने की हड़बड़ी से ऊपर तक ठंस कर भर देते हो, तो जिंदगी में जो असल खूबसूरती बिखरी हुई है, उसका अक्स तुम्हारे दिल पर कभी साफ दिखाई नहीं दे पाता। अगर इस जीवन का आनंद लेना है तो इस कटोरे में थोड़ी सी खाली जगह छोड़ दो। जो है उसे ही ठहर कर देखना सीखो। इस खाली जगह को, इस सादगी को जापानी लोग अपनी भाषा में कांसो कहते हैं। कांसो का मतलब होता है ऐसी सादगी जिसमें से हर उस चीज को हटा दिया गया हो जिसकी कोई जरूरत नहीं है, ताकि जो सचमुच मायने रखता है वो खुलकर सामने आ सके। आप सोचिए कि जब आप किसी ऐसी दुकान में जाते हैं जहां चारों तरफ सामान ही सामान ठंसा पड़ा हो, जहां बहुत तेज रोशनी हो और शोर शराबा हो, तो आपका दम घुटने लगता है। लेकिन वहीं जब आप किसी शांत, साफ और बेहद कम चीजों वाले कमरे में कदम रखते हैं तो आपके फेफड़े गहरी सांस लेते हैं और दिमाग एकदम हल्का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग को भी आराम करने के लिए, सांस लेने के लिए खाली जगह की जरूरत होती है। वाबी साबी हमें अपने जीवन से उसी गैर जरूरी कचरे को साफ करना सिखाता है, चाहे वो कचरा हमारे घर में जमा पुराना सामान हो या हमारे दिमाग में जमा पुरानी कड़वी यादें और ईर्ष्या के विचार हों। अक्सर जब हम सादगी की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है गरीबी में जीना या अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती मार देना। लेकिन वाबी साबी का सादगी से मतलब बहुत अलग है। ये अभाव की सादगी नहीं है, ये तो चुनाव की सादगी है। ये इस बात का होश होना है कि मुझे खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। एक पुरानी कहानी है एक बहुत बड़े चित्रकार की, जो अपनी पेंटिंग्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। एक दिन उसके पास एक अमीर व्यापारी आया और उसने कहा कि मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। आप मेरे लिए एक ऐसी पेंटिंग बनाइए जो शांति का प्रतीक हो, जिसे देखकर मेरा अशांत मन एकदम स्थिर हो जाए। चित्रकार ने वक्त मांगा और कुछ हफ्तों बाद उस व्यापारी को अपने स्टूडियो में बुलाया। जब चित्रकार ने पेंटिंग के ऊपर से पर्दा हटाया तो व्यापारी हैरान रह गया। उस पूरे बड़े से सफेद कैनवास पर सिर्फ एक कोने में एक सूखी हुई टहनी बनी थी और उस टहनी पर एक छोटी सी चिड़िया आंखें बंद किए बैठी थी। बाकी का पूरा कैनवास बिल्कुल खाली था, वहां कुछ भी नहीं बना था। व्यापारी को थोड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि मैंने तुम्हें इतनी बड़ी रकम दी और तुमने आधा से ज्यादा कैनवास खाली छोड़ दिया। क्या तुम आलसी हो गए थे? चित्रकार ने बेहद विनम्रता से जवाब दिया कि हुजूर, अगर मैं इस कैनवास पर ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहती नदियां, उड़ते हुए बहुत सारे पक्षी और घने जंगल बना देता तो आपकी आंखें उन सब चीजों को देखने में उलझ जाती। इस पेंटिंग में जो असली शांति है वो उस सूखी टहनी और चिड़िया की वजह से नहीं है, बल्कि वो उस खाली जगह की वजह से है जो मैंने इसके चारों तरफ छोड़ी है। वो खाली जगह ही इस चिड़िया के मौन को और गहरी शांति को उभार रही है। यही बात हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी लागू होती है। हमारे दिन का कैलेंडर सुबह से लेकर रात तक मीटिंग्स, कॉल्स, कामों और जिम्मेदारियों से इतना भरा होता है कि हमारे पास खुद के साथ बैठने के लिए उस खाली कैनवास की तरह कोई वक्त ही नहीं बचता। और जब हमारे जीवन में वो खाली जगह नहीं होती
तो हमारे भीतर की रचनात्मकता, हमारी शांति और हमारे अपनों के लिए प्यार धीरे धीरे सूखने लगता है। वाबी साबी कहता है कि अपने दिन में, अपने हफ्ते में कुछ घंटे ऐसे रखिए जो बिल्कुल खाली हो, जहां आपको कुछ भी अचीव नहीं करना है, जहां आपको कोई टारगेट पूरा नहीं करना है, बस बैठना है, चलना है या अपनी खिड़की से बाहर उड़ते हुए बादलों को देखना है। जब हम इस नजरिए को अपनाते हैं तो हमारे भीतर एक और गहरा बदलाव आता है। हम लोगों को और खुद को माफ करना सीख जाते हैं। हम अक्सर दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा बैठते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी हमारी हर बात बिना कहे समझ जाए, हमारे बच्चे हमेशा आज्ञाकारी रहें, हमारे दोस्त हमेशा हमारे लिए खड़े रहें। और जब वो जरा सी भी चूक करते हैं तो हम नाराज हो जाते हैं, हमारे रिश्ते बिखरने लगते हैं। लेकिन अगर हम वाबी साबी के उस किंतसुगी वाले कप को याद रखें तो हमें समझ आएगा कि हर इंसान के भीतर कुछ दरारें होती हैं। हर कोई अपने जीवन के किसी न किसी हिस्से में टूटा हुआ है। हर किसी के अपने संघर्ष हैं और अपनी कमियां हैं। जब आप सामने वाले को उसकी कमियों के साथ, उसकी उन इंसानी खताओं के साथ स्वीकार कर लेते हैं तो आपके रिश्तों की दरारें भी सोने की तरह चमकने लगती हैं। आप समझ पाते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं है और किसी का परफेक्ट न होना ही उसे सचमुच इंसान बनाता है। कोई रोबोट ही परफेक्ट हो सकता है। इंसान तो गलतियों का, भावनाओं का और तजुर्बों का एक खूबसूरत पुलिंदा है। यही बात खुद पर भी लागू होती है। हम अपने सबसे बड़े आलोचक खुद होते हैं। जब हमसे कोई गलती होती है तो हम दिनों तक, हफ्तों तक खुद को कोसते रहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। वाबी साबी हमें खुद के प्रति दयालु होना सिखाता है। ये कहता है कि अपनी गलतियों को अपनी पहचान मत बनाओ। वो गलतियां सिर्फ इस बात का सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं और आप बढ़ रहे हैं। जैसे पतझड़ के बाद पेड़ की सारी पत्तियां गिर जाती हैं और वो बिल्कुल ठूंठ जैसा दिखने लगता है, लेकिन वो पेड़ उदास होकर बैठ नहीं जाता। वो जानता है कि ये प्रकृति का चक्र है और कुछ समय बाद उसके भीतर से फिर से नई हरी कोमल कोपले खुटेंगी। ठीक इसी तरह आपके जीवन का ये मुश्किल दौर, आपकी ये असफलता भी सिर्फ एक मौसम है जो बीत जाएगा और आपके भीतर से एक नया, अधिक समझदार और मजबूत इंसान जन्म लेगा। उस खाली कैनवास की शांति को अपने भीतर महसूस करते हुए आइए अब इस बहती हुई कहानी को उस दिशा में ले चलते हैं जहां हमारा सबसे ज्यादा वक्त बीतता है, हमारा काम, हमारा करियर और हमारी कला। आज की कॉरपोरेट दुनिया या काम करने के तौर तरीकों को अगर आप देखें तो वहां सिर्फ एक ही शब्द गूंजता है और वो है परफेक्शन। हर प्रोजेक्ट बिना किसी गलती के होना चाहिए, हर काम तय समय से पहले होना चाहिए और हर इंसान को 24 घंटे एक मशीन की तरह परफॉर्म करना चाहिए। इस माहौल ने हमारे काम से उसकी आत्मा को, उसकी सहजता को छीन लिया है। हम काम तो कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं है, कोई सुकून नहीं है। वाबी साबी हमारे काम करने के इस नजरिए में एक बहुत ही खूबसूरत और मानवीय ठहराव लेकर आता है। इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें जापान के प्राचीन मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों की दुनिया में चलना होगा। सदियों पहले जब जापान में कुम्हार मिट्टी के बर्तन जैसे चाय के प्याले या सुराहियां बनाते थे तो वो जानबूझकर उनमें कोई न कोई छोटी सी कमी छोड़ देते थे। चाहे वो प्याले का थोड़ा सा टेढ़ा आकार हो, उसकी सतह पर कुम्हार की उंगलियों का कोई हल्का सा निशान हो या भट्टी की आग की वजह से आया हुआ कोई बेतरतीब रंग हो। इसे जापानी कला में शिशी या अपूर्णता की कला कहा जाता है। वो कारीगर मानते थे कि अगर कोई बर्तन पूरी तरह से गोल, चिकना और सिमेट्रिकल है तो वो मृत है, उसमें कोई जान नहीं है। क्योंकि ऐसी परफेक्ट चीजें तो सांचे में ढलकर फैक्ट्री से भी निकल सकती है, लेकिन जिस बर्तन पर कारीगर के हाथ का निशान है, जो थोड़ा सा टेढ़ा है, वो जीवंत है। वो इस बात की गवाही देता है कि इसे बनाने में एक इंसान का दिल, उसका समय और उसकी सांसें लगी है। वो बर्तन अपने आप में अनोखा होता है क्योंकि दुनिया में वैसा दूसरा कोई बर्तन बन ही नहीं सकता।
जब आप अपने काम को इस नजरिए से देखना शुरू करते हैं तो आपके भीतर का स्ट्रेस यानी तनाव गायब होने लगता है। मान लीजिए आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या मेरे इस दोस्त की तरह एक यूट्यूब चैनल ही शुरू कर रहे हैं। शुरुआती दिनों में सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा। हो सकता है आपकी पहली कुछ वीडियोस की लाइटिंग वैसी न हो जैसी आप चाहते थे। हो सकता है आपकी आवाज में वो पूरा आत्मविश्वास न आ रहा हो, या आपके थंबनेल्स उतने चमकीले न दिख रहे हों। ऐसे में बहुत से लोग निराश होकर काम करना ही छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि जब तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक मैं इसे दुनिया के सामने नहीं लाऊंगा। लेकिन वाबी साबी कहता है कि शुरुआत करो, जैसी भी है वैसी ही शुरुआत करो। वो जो आपकी पहली वीडियो की थोड़ी सी लड़खड़ाहट है, वो जो थोड़ी सी कमी है, वही आपकी असलियत है, वही आपका शिशी है। आपके दर्शक उस कमी से जुड़ेंगे क्योंकि वो देखेंगे कि इसके पीछे एक सच्चा इंसान है जो सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे समय के साथ जब आप निखरेंगे तो वो सफर अपने आप में एक अद्भुत कहानी बन जाएगा। काम की इस सादगी और गहराई को समझने के लिए जापान का एक और छोटा सा किस्सा सुनते हैं। एक बहुत बड़ा बागबान था जो सिर्फ अपने बगीचे की घास काटने और उसे संवारने के लिए जाना जाता था। एक अमीर जमींदार ने उसे अपने बहुत बड़े बगीचे की देखभाल के लिए काम पर रखा। उस बागबान ने हफ्तों तक मेहनत की, एक एक घास को बराबर काटा, झाड़ियों को खूबसूरत आकारों में ढाला। लेकिन जब जमींदार बगीचे को देखने आया तो उसने देखा कि बागबान ने बगीचे के एक कोने में उगी कुछ जंगली घास और छोटे छोटे अनजाने फूलों को वैसा ही छोड़ दिया था, उन्हें नहीं काटा था। जमींदार ने पूछा कि तुमने इस कोने को साफ क्यों नहीं किया? यह तो इस पूरे बगीचे की खूबसूरती को बिगाड़ रहा है। बागबान ने मुस्कुराते हुए कहा कि हुजूर, अगर मैं इस कोने को भी बाकी बगीचे जैसा परफेक्ट बना देता तो ये बगीचा इंसानों की बनाई हुई नुमाइश जैसा लगता। इन छोटे छोटे जंगली फूलों और बेतरतीब घास ने इस पूरे बगीचे को प्रकृति से जोड़े रखा है। ये कोना हमें याद दिलाता है कि असली खूबसूरती इंसानी जिद में नहीं, बल्कि कुदरत की अपनी मर्जी में है। यही बात हमारे करियर पर भी लागू होती है। हम अपनी लाइफ का एक बहुत ही सख्त मैप बना लेते हैं कि 25 साल की उम्र में ये नौकरी चाहिए, 30 साल की उम्र में इतनी सेविंग्स होनी चाहिए और 35 की उम्र तक समाज में ये रुतबा होना चाहिए। लेकिन जिंदगी कभी भी हमारे बनाए हुए नक्शे पर नहीं चलती। कभी मंदी आ जाती है, कभी सेहत साथ नहीं देती, तो कभी हमारे करीबी लोग हमसे दूर चले जाते हैं। जब हमारा बनाया हुआ वो परफेक्ट नक्शा टूटता है तो हम पूरी तरह बिखर जाते हैं। वाबी साबी हमें सिखाता है कि लाइफ के उस टूटे हुए नक्शे को स्वीकार कैसे करें। अगर कोई रास्ता बंद हो गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि सफर खत्म हो गया। हो सकता है कि वो बंद रास्ता आपको किसी ऐसे मोड़ पर ले जाए जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था और जो आपकी मंजिल से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। जब हम अपने काम में वाबी साबी को लाते हैं तो हम क्वांटिटी यानी संख्या की दौड़ से बाहर निकलकर क्वालिटी और आत्मीयता की तरफ बढ़ते हैं। आज की दुनिया कहती है कि रोज कुछ न कुछ नया पोस्ट करो, लगातार भागते रहो, रुकना मना है। लेकिन इस अंधी दौड़ में हम जो कुछ भी बना रहे हैं वो बहुत ही सतही होता जा रहा है। वाबी साबी कहता है कि चाहे कम बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ जिसमें आपकी आत्मा बसी हो। अगर आप एक लेखक हैं तो 1000 पन्नों की खोखली किताब लिखने से बेहतर है कि 10 पन्ने ऐसे लिखें जो पढ़ने वाले की आंखों में आंसू ला दें या उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान बिखेर दें। अगर आप एक कलाकार हैं तो ऐसी पेंटिंग बनाएं जिसे देखकर कोई इंसान 2 पल के लिए ठहर जाए और अपने दुखों को भूल जाए। जब आप अपने काम में ये ईमानदारी और गहराई लेकर आते हैं तो सफलता और लोग आपके पीछे अपने आप खिंचे चले आते हैं। आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। आइए अब थोड़ी देर के लिए अपने जीवन के उन हिस्सों को देखें जिन्हें हम अक्सर अंधेरा या बुरा वक्त मानकर उनसे भागने की कोशिश करते हैं। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे दौर आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं बचा।
अवसाद, अकेलापन या किसी अपने को खो देने का गम। वाबी साबी इन लम्हों को भी एक बहुत ही अलग नजरिए से देखता है। जापानी संस्कृति में सर्दियों के मौसम को बहुत सम्मान से देखा जाता है। जब पेड़ बिल्कुल नंगे हो जाते हैं, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती है और हर तरफ एक सन्नाटा छा जाता है। देखने वाले को लग सकता है कि सब कुछ मर चुका है, लेकिन जमीन के नीचे, उस ठंडी बर्फ के नीचे, जड़ें चुपचाप गहरी हो रही होती है। वो आने वाले वसंत के लिए ऊर्जा इकट्ठा कर रही होती है। हमारा बुरा वक्त भी हमारी जिंदगी की वही सर्दियां हैं। वो हमें अंदर से तोड़ता नहीं है, बल्कि वो हमें समय देता है कि हम अपने भीतर झांकें, अपनी जड़ों को और मजबूत करें। उस शांत और अकेले वक्त में जो समझदारी हमारे भीतर पैदा होती है, वो हमें दुनिया की कोई बड़ी यूनिवर्सिटी या कोई महंगी किताब नहीं सिखा सकती। बर्फ की उस सफेद चादर के नीचे छिपे जीवन और सर्दियों के उस गहरे मौन को महसूस करते हुए, आइए अब हम इस लंबी और खूबसूरत दास्तान के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। अब तक हमने जाना कि कैसे वाबी साबी हमारी सादगी में, हमारी कमियों में, हमारे काम में और हमारे रिश्तों में एक अनोखा सुकून भर देता है। लेकिन इस दर्शन का जो सबसे ऊंचा और सबसे गहरा मुकाम है, वो है खुद को और इस जीवन के अंतिम सच को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना। हम इंसानों की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हम जिंदगी भर एक ऐसी चीज से भागते रहते हैं जिसका आना पूरी तरह से तय है, और वो है हमारा बुढ़ापा और हमारी मृत्यु। हम हर वो जतन करते हैं जिससे हम हमेशा जवान दिखें, हमारी ताकत कभी कम ना हो, और हम समय को किसी तरह मुट्ठी में कैद कर लें। लेकिन समय तो एक ऐसी नदी है जो बिना रुके बहती ही जा रही है। इस अंतिम और गहरे सच को समझने के लिए आइए जापान के इतिहास के पन्नों में छिपी एक बेहद दिल को छू लेने वाली लोक कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है एक बूढ़े मूर्तिकार की, जिसका नाम था कात्सु। कात्सु ने अपनी पूरी जिंदगी पत्थरों को तराश कर देवताओं की बेहद खूबसूरत मूर्तियां बनाने में बिता दी थी। उसकी बनाई मूर्तियों में इतनी जान होती थी कि लोग दूर दूर से उन्हें देखने आते थे। अब कात्सु की उम्र 80 साल से ऊपर हो चुकी थी। उसकी उंगलियां अब कांपने लगी थी, उसकी आंखों की रोशनी धुंधली हो गई थी और उसकी पीठ थोड़ी झुक गई थी। एक दिन राज्य के एक बहुत अमीर मंत्री ने उसे अपने महल के मुख्य मंदिर के लिए बुद्ध की एक विशाल मूर्ति बनाने का काम सौंपा। कात्सु ने काम शुरू किया। उसने एक बड़ा पत्थर चुना और उस पर अपनी हथौड़ी और छेनी से वार करने लगा। लेकिन बूढ़ी और कांपती उंगलियों की वजह से इस बार छेनी वैसी सटीकता से नहीं चल पा रही थी जैसी उसकी जवानी के दिनों में चलती थी। मूर्ति के चेहरे पर, बुद्ध की उन शांत आंखों के पास, हथौड़ी के कुछ बेतरतीब निशान पड़ गए जो पहले कभी नहीं पड़ते थे। कात्सु का एक युवा चेला ये सब देख रहा था। उसने परेशान होकर कहा, गुरुजी, आपकी उंगलियां कांप रही हैं और इस पत्थर पर कुछ गलत निशान आ गए हैं। अगर आप कहें तो मैं इस मूर्ति को पूरा कर देता हूं, ताकि इसमें कोई कमी न रहे और ये बिल्कुल परफेक्ट दिखे। कात्सु रुका। उसने अपने कांपते हाथों से अपनी छेनी को नीचे रखा, अपनी धुंधली आंखों से उस युवा चेले को देखा और बहुत ही आत्मीयता से मुस्कुराया। उसने कहा, मेरे बच्चे, जब मैं जवान था तब मेरा शरीर मजबूत था, मेरी आंखें तेज थी और मेरे भीतर एक जिद थी कि मैं इस पत्थर को पूरी तरह से अपने हिसाब से ढाल दूं। तब जो मूर्तियां बनती थी वो मेरे अहंकार की नुमाइश होती थी। लेकिन आज ये जो मेरे हाथों का कांपना है, ये जो मेरी आंखों का धुंधलापन है, ये मेरा नहीं है, ये समय का नियम है। ये कुदरत का इशारा है कि मैं अब बदल रहा हूं। इस मूर्ति पर जो ये टेढ़े-मेढ़े निशान पड़े हैं, ये इस बात की गवाही हैं कि इसे एक ऐसे इंसान ने बनाया है जो अपने जीवन के आखिरी किनारे पर खड़ा है। इन निशानों में मेरी उम्र का तजुर्बा है, मेरी जिंदगी की थकान है और समय के सामने मेरा समर्पण है। इन्हें मिटाओ मत, यही इस मूर्ति की असली आत्मा है। जब वो मूर्ति बनकर तैयार हुई और उसे महल के मंदिर में स्थापित किया गया, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। वो मूर्ति कोई आम, चिकनी और चमकती हुई मूर्ति नहीं थी।
उसके चेहरे पर वक्त के वो निशान और वो अधूरी बनावट इतनी जीवंत थी कि उसे देखकर ऐसा लगता था मानो बुद्ध साक्षात सामने बैठकर कह रहे हों कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। उस मूर्ति में जो करुणा और जो ठहराव था वो किसी भी परफेक्ट मूर्ति में नहीं मिल सकता था। कात्सु ने अपनी उम्र की उस कमजोरी को छिपाया नहीं, बल्कि उसे अपनी कला का सबसे खूबसूरत हिस्सा बना दिया। यही वाबी साबी का अंतिम उपदेश है। उम्र का बढ़ना कोई बीमारी या कोई अभिशाप नहीं है जिसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या दवाओं के पीछे छिपाया जाए। सफेद होते बाल, चेहरे पर आती झुर्रियां और धीमी होती रफ्तार, ये इस बात का सबूत है कि आपने इस धरती पर एक लंबा सफर तय किया है। आपने प्यार किया है, आपने अपनों को खोया है, आपने धूप और छाव दोनों देखी है। आपकी हर एक झुर्री आपकी जिंदगी की एक कहानी है, एक जीती हुई जंग का निशान है। जब आप अपनी इस ढलती हुई उम्र को उसी सम्मान और प्यार से स्वीकार कर लेते हैं तो आपके भीतर का सारा अकेलापन और डर गायब हो जाता है। आप उस पके हुए फल की तरह हो जाते हैं जो पेड़ की डाल पर रहकर अकड़ता नहीं है, बल्कि पूरी मिठास के साथ नीचे झुक जाता है ताकि जब वो जमीन पर गिरे तो एक नए जीवन की शुरुआत हो सके। जरा सोचिए, अगर हमारी जिंदगी का अंत ना हो, अगर हम हमेशा के लिए इस दुनिया में रह जाएं, तो क्या इस जीवन का कोई मोल बचेगा? तब हम हर काम को अगले कल पर टालते रहेंगे। मृत्यु ही वो कैनवास है जो इस जिंदगी की छोटी सी तस्वीर को इतना कीमती और अनमोल बना देती है। वाबी साबी हमें मौत से डरना नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी को महसूस करके आज के इस छोटे से पल को और गहराई से जीना सिखाता है। इस पूरी बातचीत को, इस पूरी दास्तान को अगर हम समेटे तो वाबी साबी हमसे सिर्फ 3 बातें कहता है। पहली बात, चीजें जैसी हैं उन्हें वैसी ही शक्ल में स्वीकार करना सीखो, उन्हें बदलने की जबरदस्ती जिद मत करो। दूसरी बात, इस दुनिया में जो कुछ भी आपके पास है, चाहे वो एक छोटा सा घर हो, एक सादा सा रिश्ता हो या आपकी अपनी टूटी फूटी कला हो, उसमें संतोष और आनंद ढूंढो। और तीसरी सबसे गहरी बात, ये मानकर चलो कि यहां कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। ये जो आपकी उदासी है ये भी बीत जाएगी, और ये जो आपकी खुशियों का शोर है ये भी एक दिन शांत हो जाएगा। तो अगली बार जब आपके हाथ से चाय का कोई प्याला छूटे और उसमें दरार आ जाए तो उसे फेंकने की बजाय मुस्कुराइएगा और याद कीजिएगा कि जिंदगी की दरारें ही उसमें सोने जैसा तजुर्बा भरने का जरिया बनती है। जब शीशे में खुद को देखें और कोई नया सफेद बाल नजर आए तो उदास मत होइएगा, बल्कि ये सोचकर गर्व कीजिएगा कि आप इस खूबसूरत और अनमोल जिंदगी को कितने मुकम्मल तरीके से जी रहे हैं। इस भागदौड़ भरी परफेक्शन की अंधी दुनिया में अपने उस छोटे से, अधूरे, टेढ़मेढ़े और सादे वजूद से बेनतहा मोहब्बत करना ही वाबी साबी का असली जादू है। इसी सुकून के साथ, इसी ठहराव के साथ अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लेकर इस पल को पूरी तरह से जी लीजिए, क्योंकि ये पल फिर कभी लौट कर नहीं आएगा।